आज मैथ के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जिसको हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, जो हर एग्जाम में कहीं न कहीं बार बार पूछे ही जाते हैं और ये सीटेट के लिए भी अति महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में आपको जितनी भी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए मैथ के बारे में, वो सभी चीज़ इसमें इंक्लूड की गई है। उम्मीद करेंगे कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे और ये वीडियो आपको पसंद भी आएगी, क्योंकि इसमें वो सिर्फ महत्वपूर्ण टॉपिकों को ही उठाया गया है। जैसे पहली टॉपिक इसमें उठाई गई है वर्ग, आयत, वृत्त, यानी जितने भी फार्मूले बनते हैं वर्ग से, घन से, आयत से, है ना, वर्ग से, घन से, आयत से और घनाभ से, वृत्त से और बेलन से, जितने भी महत्वपूर्ण फार्मूले बनते हैं सभी को हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद संख्या पद्धति नंबर सिस्टम से जितने क्वेश्चन बनते हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय, भाज्य, अभाज्य, सम, विषम, सहभाज्य, सभी संख्या, और इसके बाद सबसे छोटी, सबसे बड़ी, कुछ a प्लस b के जितने भी फार्मूले बनते हैं, यानी सब कुछ हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आप अंत तक बने रहिएगा और अंत तक जाते जाते यानी लास्ट तक आपको उम्मीद करेंगे सब कुछ समझ में आ भी जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले टॉपिक देखिएगा। जैसे वर्ग, यानी सबके फार्मूले हमने लिख रखे हैं। जैसे वर्ग के क्षेत्रफल का जो फार्मूला वो क्या होता है, भुजा स्क्वायर। वर्ग के जो क्षेत्रफल का होता है, सूत्र होता है, वो क्या होता है, भुजा स्क्वायर। और इसका परिमाप क्या होता है, 4a, और इसका विकर्ण क्या होता है, भुजा रूट 2। अगर आप वर्ग का चित्र बनाएंगे, वर्ग का जो चित्र बनाएंगे, एक ऐसा ही चित्र बनाएंगे, वर्ग का एक चित्र बनाएंगे, और इसमें खासियत क्या होती है, इसकी जो चारों भुजाएं होती हैं, इसकी जो चारों भुजाएं होती हैं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और इसमें प्रत्येक 90 अंश का कोण बनता है। और इसमें क्या होता है, प्रत्येक कोण कितने अंश का बनता है, 90 अंश का बनता है। और इसमें विकर्णों की संख्या पूछी जाए तो कितनी होती है, इसमें 2 विकर्ण होते हैं। और इसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर ये भुजा ए है तो ए भी ए होगी, और ये भी क्या होती है, ए होती है। इसीलिए जब हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो ए स्क्वायर इसका क्या बनता है, ए स्क्वायर इसका क्या बन जाता है, फार्मूला, यानी क्षेत्रफल का फार्मूला बन जाता है, भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा। इसके क्षेत्रफल का क्या होता है, सूत्र होता है। अगर यहीं पे हमसे क्या पूछ लिया जाए, परिमाप पूछ लिया, तो परिमाप का मतलब होता क्या है, परिमाप, यानी दो शब्दों से मिलकर बना है, परिधन माप। परि मतलब होता है चारों तरफ, चारों तरफ, और माप का मतलब क्या होता है, मापना। यानी इसकी अगर हम चारों तरफ की माप ले लें, इसकी हम क्या करें, चारों तरफ की माप ले लें, तो वही क्या होता है, परिमाप होता है। अगर चारों तरफ की माप लेंगे तो कितनी बार ए मिल रहा है, एक तो ए यहाँ मिलेगा, और एक तो यहाँ मिलेगा, और एक तो यहाँ मिलेगा, और एक तो यहाँ मिलेगा। टोटल कितनी बार चार ए मिल रहा है, तो आप कहेंगे कि 4 बार मिल रहा है। तो इसका जो परिमाप का जो फार्मूला हमने लिखवाया है वो कितना लिखवा दिया, 4a। इसका जो परिमाप होता है वो कितना होता है, 4a होता है। और जिसका क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, भुजा स्क्वायर होता है। और यहीं पे इसका अगर विकर्ण पूछे, इसका अगर विकर्ण पूछा जाए तो विकर्ण क्या होता है, भुजा रूट 2। इसके जो अगर वर्ग के विकर्ण का सूत्र पूछे तो क्या होता है, भुजा रूट 2। और देखिएगा जो वर्ग होता है, वर्ग की आकृति ऐसी होती है, और वर्ग से ही क्या बन जाता है, घन बन जाता है। वर्ग से ही क्या बन जाता है, घन बन जाता है। वर्ग आपकी क्या 2D आकृति है, और जो घन है आपकी ये क्या है, 3D आकृति है। यानी इस लाइन में जितने भी लिखे गए एक ऐसी आकृति है 2D है, और इधर वाली जितनी भी आकृति हैं एक ऐसी है 3D है। 2D में क्या होता है कि सिर्फ इसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। 2D जो आकृति होगी इसमें क्या होती है, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई पाई जाती है। लेकिन जो 3D आकृति होगी इसमें लंबाई भी पाई जाएगी, चौड़ाई भी पाई जाएगी, और साथ में क्या पाई जाएगी, ऊंचाई भी पाई जाती है। कहीं ना कहीं एक क्यूब का काम कर देती है, यानी 3 बार इसमें कहीं ना कहीं गुणा देखने को मिलता है। और जो वर्ग होता है इसमें कितने बार मिलता है, 2 बार। तो इसका क्या था, भुजा स्क्वायर था। अगर घन का देखेंगे तो क्या हो जाएगा, भुजा क्यूब हो जाएगा। इसका जो परिमाप था 4a था, और इसका जो परिमाप हो जाएगा 6a स्क्वायर हो जाएगा। इसका जो विकर्ण था वो कितना था, भुजा रूट 2 था, और इसका क्या हो जाएगा, भुजा रूट 3। क्योंकि ये 3D आकृति, कैसी आकृति है, 3D आकृति, और ये कैसी आकृति है, 2D आकृति। तो इसमें बार बार 2 आ रहा है, और इसमें क्या आ रहा है, बार बार 3 आ रहा है। इसका जो वर्ग का जो क्षेत्रफल था वो कितना था, भुजा स्क्वायर, और जो घन का जो आयतन था वो कितना हुआ है, भुजा क्यूब। इसमें 3 बढ़ गया है। परिमाप इसका क्या था, 4a था, और इसका क्या है, 6a
स्क्वायर, इसमें 4 था तो इसमें कितना हो गया 6 हो गया। आगे देखिएगा जैसे आयत, आयत का हमसे पूछ दिया क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल देखेंगे तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर वहीं पे घनाभ का देखा जाए तो लंबाई चौड़ाई तो है, लेकिन साथ में ऐड क्या हो गई ये ऊंचाई, क्योंकि इसमें 3 लोगों का गुणा हुआ है, 1 2 और 3, क्योंकि 3D आकृति है, इसमें सिर्फ 2 लोगों का गुणा हुआ लंबाई और चौड़ाई, क्योंकि ये कैसी आकृति है 2D। यानी आयत के फार्मूले से कौन सा फार्मूला बनेगा, घनाभ का बनेगा। इसका क्षेत्रफल अगर लंबाई गुणे चौड़ाई तो सिर्फ इसमें ऊंचाई ऐड कर देंगे तो किसका सूत्र बन जाएगा, घनाभ का बन जाएगा। अगर इसका परिमाप देखा जाए तो क्या होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप देखा जाए तो क्या होता है 2 और कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर वहीं पे इसका परिमाप देखा जाए तो क्या हो जाएगा 2, है ना, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी आएगा, लेकिन कोष्टक में इसमें क्या आ जाएगा, लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई आ जाएगा, और क्या आ जाएगा ऊंचाई लंबाई, यानी ऊंचाई इसमें ऐड होती चली जा रही है। वृत्त का क्या होता है, वृत्त का अगर क्षेत्रफल देखा जाए, वृत्त का अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। इसकी परिधि की बात करें तो कितनी होती है 2 पाई आर। व्यास क्या होता है 2 आर और त्रिज्या क्या होती है आर। यहाँ पर देखेंगे व्यास जो होता है ना त्रिज्या का क्या होता है दूना होता है, क्योंकि अगर यह एक वृत्त है इसमें यह क्या है त्रिज्या, अगर इस त्रिज्या को अगर इस पार से इस पार मिला देंगे तो ये क्या बन जाता है व्यास बन जाता है, ये क्या बन जाता है व्यास बन जाता है। लेकिन अगर ये केंद्र से सिर्फ परिधि तक रहे तो ये हमारी क्या होती है सिर्फ त्रिज्या होती है, इसी क्या होती है त्रिज्या, यानी त्रिज्या को दूना करने पर क्या बन जाता है व्यास। इसलिए व्यास का जो सूत्र लिखा जाता है वो कितना लिखा जाता है 2r, और त्रिज्या को हम किससे दिखाते हैं r से दिखाते हैं, और परिधि को किससे दिखाते हैं 2 पाई r हो गया, और क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल पूछे तो पाई r स्क्वायर हो गया। और यहीं पर देखिएगा वृत्त के फार्मूले से, वृत्त के फार्मूले से ही बेलन का फार्मूला बनेगा, वृत्त के फार्मूले से ही किसका फार्मूला बनेगा बेलन का बनेगा। जैसे आयत से किसका बना था घनाभ का बना था, और वर्ग से किसका बना था घन का बना था। जैसे वर्ग का फार्मूला, वर्ग के फार्मूले से किसका फार्मूला बना था घन का बना था, आयत से किसका बना था घनाभ का, और वृत्त से किसका फार्मूला बनेगा बेलन का बनेगा। देखिएगा कैसे बनेगा बेलन, बेलन का फार्मूला हमने बताया कि वृत्त से बनेगा। अब वृत्त से कैसे बनेगा देखिए, बेलन की आकृति बनाइएगा। बेलन की आकृति कैसी होती है, ऐसी जो होती है ये क्या होती है बेलन की आकृति होती है। किसकी आकृति होती है बेलन की आकृति। तो इसमें बड़े ध्यान से देखिएगा ये नीचे किसकी आकृति बन रही है, का क्षेत्रफल हम क्या क्या लिखते हैं पाई आर स्क्वायर, और इसे बेलन बनाने के लिए इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं ऊंचाई ऐड कर रहे हैं, तो इसमें भी क्या ऐड हो जाएगी ऊंचाई ऐड हो जाएगी। तो बेलन का जो क्षेत्रफल का सूत्र बन जाएगा क्या बन जाएगा पाई आर स्क्वायर एच बन जाएगा। मतलब वृत्त के फार्मूले से ही बेलन का सूत्र बन जाएगा। और आयत के फार्मूले से किसका सूत्र बन जाएगा घनाभ का, आयत से किसका बन जाएगा घनाभ का, वर्ग से किसका बन जाएगा घन का बन जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक, इसमें क्या बताया गया है, जैसे इसमें संख्या पद्धति से कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं। जैसे अंक पूछे, अंक अगर पूछ दे कि अंक को अगर गिनती किया जाए यानी अंक की संख्या कैट होती है, यानी अंक होते हैं कैट हो, तो अंक आपको बता दें 10 होते हैं। कितने होते हैं 10 होते हैं। और कहाँ से कहाँ तक होते हैं 0 से लेकर 9 तक। 0 ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 9 तक। ये क्या होते हैं अंक होते हैं, एक ही यानी सिंगल लिखे जाते हैं। अंक जो होते हैं सिंगल रूप में सिंगल डिजिट के रूप में लिखे जाते हैं। लेकिन अगर वहीं पे संख्या होगी तो अंकों से मिलकर बनती है, जो संख्या होती है वो अंकों से मिलकर बनती है। तो अंकों की अगर पूछे कि इनकी कुल संख्या कितनी होती है तो अंक कितने होते हैं 10 होते हैं। अंक कितने होते हैं 10 होते हैं। और कहाँ से कहाँ तक होते हैं 0 से लेकर 9 तक। इनकी संख्या कितनी हो गई 10 हो गई। और संख्या क्या होती है, संख्या क्या होती है ये अंकों से मिलकर बनती है। जो संख्या होती है वो किससे मिलकर बनती है अंकों से मिलकर बनती है। अब इनमें देखिए अगर हमसे पूछे प्राकृतिक संख्या क्या होती है, अगर पूछे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है तो जितनी भी संख्याएं हम गिनने में प्रयोग करते हैं, जितनी भी संख्याएं हम गिनने में प्रयोग करते हैं वही हमारी क्या होती है प्राकृतिक संख्या होती है। और प्राकृतिक संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है, यह 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। यह 1 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है अनंत तक जाती है। अगर पूछा जाए कि 0 को हमने क्यों नहीं लिया तो 0 से हम कोई चीज़ काउंट नहीं कर सकते। हमने अभी कहा ना कि जितनी भी चीज़ हम गिनने में प्रयुक्त करते हैं, जितनी भी संख्याएं हम गिनने में प्रयुक्त करते हैं वही क्या होती है प्राकृतिक संख्या होती है। तो 0 से तो हम कोई चीज़ गिन ही नहीं सकते ना,
जब भी गिनेंगे एक से गिनती स्टार्ट करेंगे, तो जीरो हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं है। हमारी प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? एक से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। अगर पूछे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है। अगर पूछे सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, कोई निकाल ही नहीं पाओगे, अनंत तक चली जाएगी। बड़ी संख्या कहाँ तक चली जाएगी? अनंत तक चली जाएगी। क्योंकि आप जब भी कोई बड़ी संख्या बताएंगे, जैसे आप सबसे बड़ी संख्या मान लीजिए अगर 100 बता रहे हैं, तो इसमें हम एक ऐड करके कितना बता देंगे? 101। मतलब अब बड़ी संख्या निकाल ही नहीं सकते, बड़ी संख्या अनंत तक चली जाएगी। छोटी संख्या निकाल सकते हैं कि छोटी संख्या एक होती है। अगर वहीं पे हमसे क्या पूछे? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या कुछ नहीं, बस प्राकृतिक संख्या में एक से लेकर अनंत तक, एक से लेकर अनंत तक तो प्राकृतिक संख्या थी। प्राकृतिक संख्या में सिर्फ जीरो को अगर शामिल कर दे, प्राकृतिक संख्या में हम किसको शामिल कर दे? अगर जीरो को शामिल कर दे तो वही हमारी क्या होती है? पूर्ण संख्या हो जाएगी। अगर हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को, अगर हम प्राकृतिक संख्या में किसको शामिल कर दे? जीरो को शामिल कर दे तो वही हमारी क्या हो जाती है? पूर्ण संख्या हो जाती है। आगे देखिएगा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है? जब भी संख्या जीरो के साथ प्लस में भी चले और किस में भी चले? माइनस में भी चले। यानी जीरो तो रहेगा, साथ में जो संख्याएं प्लस में भी चले और किस में चले? माइनस में भी लिखी जाए, तो वो हमारी संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या होती है। वो हमारी क्या होती है? पूर्णांक संख्या होती है। अगर हमसे पूछा जाए कि परिमेय संख्या क्या होती है, अगर पूछा जाए परिमेय संख्या क्या होती है, तो जितनी भी संख्याएं p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं, जितनी भी संख्या p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं, और एक कंडीशन है, जो नीचे का q है वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे हम अगर 3/4 लिख दिए, 3/4 लिख दिए, मतलब ये p हो गया और ये क्या हो गया? q हो गया। 4 हमारा q हो गया और 3 हमारा क्या हो गया? p हो गया। यानी p/q, यानी अंश और हर के रूप में जितनी भी संख्या लिखी जा सकती हैं, वही हमारी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। बस कंडीशन यही है कि जो ये नीचे वाली संख्या है कभी जीरो नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर 3/0 कर दें तो ये हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी, ये हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। तो यानी जो p/q के रूप में लिखा जाए, लेकिन ये जो q है नीचे वाला भाग, ये कभी जीरो नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या कहलाएंगी। अगर वहीं पे देखा जाए भाज्य संख्या, क्या देखा जाए कि भाज्य संख्या हम किसे कहेंगे? पूछा जाए कि भाज्य संख्या किसे कहा जाएगा, तो भाज्य संख्याएं जिसके दो से अधिक खंड हो, ऐसी संख्या जिसके दो से अधिक खंड हो, उसी को हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। एग्जाम्पल जैसे हमने लिख दिया 4, हमने क्या लिख दिया? 4। तो इसके खंड देखिएगा, एक तो इसका खंड 1 है, दूसरा खंड इसका 2 है और तीसरा यानी इसका क्या है? 4। इसके क्या 2 से अधिक खंड है, यानी इसको काटने वाली संख्याएं कितनी मिल गई? 4 को 1 भी काट देगी, 2 भी काट देगी और 4 को भी काट देगी, है ना? तो यानी इसके 3 खंड एक तरह से मिल गए। इसके कई खंड मिल गए? इसके 3 खंड मिल गए। यानी जिस भी संख्या को 2 से अधिक लोग काटना स्टार्ट कर दें, कोई भी संख्या हो जिसको 2 से अधिक लोग काटना स्टार्ट कर दें, वही हमारी क्या होती है? भाज्य संख्या होती है। जैसे हमने ले लिया 6, हमने क्या ले लिया? 6। तो 6 को क्या काटेगा? 1 भी काट देगा, 2 भी काट देगा, 3 भी काट देगा और 6 भी काट देगा। यानी 2 से अधिक संख्या मिल रही है ना, जहाँ भी 2 से अधिक संख्या काटने लगे, वो हमारी क्या होती है? भाज्य संख्या होती है। वो क्या होती है? हमारी भाज्य संख्या। अगर यहीं पर देखा जाए अभाज्य संख्या, अगर यहीं पे क्या देखा जाए अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या वो होती है जिसके केवल 2 खंड हो, मतलब जो केवल 1 से कटे और स्वयं से कटे, जो केवल 1 से कटे और स्वयं से कटे, वो इसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हमने ले लिया 5, हमने क्या ले लिया? 5 ले लिया। तो 5 देखना, ये सिर्फ 1 से कटेगी और स्वयं, यानी स्वयं मतलब ये 5 से कटेगी और किसी भी संख्या से नहीं कटेगी। तो ये ऐसी जितनी भी संख्या होंगी जो 1 से कटें और स्वयं से कटें, वही हमारी क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। जैसे हमने ले लिया 3, 3 1 से कटेगी और खुद 3 3 से कटेगी, यानी इसके 2 ही खंड बन रहे हैं ना। तो जब भी 2 ही खंड बनेंगे, तीसरा खंड नहीं बनेगा, तो उसी को हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे हमने ले लिया 7, 7 1 से भी कटेगा और 7 7 से ही कटेगा और किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। तो यानी जिसके सिर्फ 2 खंड बनेंगे या जो सिर्फ 1 से कटे और स्वयं से कटे, उसी को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। लेकिन अगर मान ली गलती से अगर 7 किसी और संख्या से कट जाता, 7 1 से भी कटा, 7 से भी कटा और 7 अगर गलती से किसी भी एक संख्या से और कट जाता, तो हमको 7 को क्या कहना पड़ता? कि यह एक भाज्य है। तो बस याद यही रखिएगा, जो भाज्य संख्या होगी वह 1 से भी कटेगी, स्वयं से भी कटेगी और अन्य से भी कटेगी, वह तो भाज्य हो जाएगी। लेकिन जो अभाज्य होगी वो सिर्फ 1 से कटेगी और स्वयं से
कटेगी। तो पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी, है ना? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 2 क्यों? देखिए ध्यान से, 2 1 से कट रहा है और 2 किससे कट रहा है? खुद स्वयं से कट रहा है। कोई और खंड तो इसका मिल ही नहीं रहा है। अगर ये 3 चीज़ों से कटती तब तो इसको भाज्य कहते, लेकिन ये 2 ही चीज़ों से कट रही है, 1 से कट रही है और स्वयं से कट रही है। इसलिए हमको इसको क्या कहना पड़ेगा? यह सबसे छोटी क्या है? अभाज्य संख्या। यह सबसे छोटी क्या है? अभाज्य संख्या है। और पूछा जाता है कि सम संख्या हमको किसको कहते हैं? हमसे पूछा जाता है कि सम संख्या किसको कहा जाता है? तो सम संख्या वह संख्या कहलाती है, हर वो संख्या सम संख्या कहलाएगी जो 2 से पूरी तरह कट जाए। हर संख्या यानी कोई भी संख्या जो 2 से, अगर 2 से वह पूरी तरह क्या हो रही है? कट जाए, तो हमारी क्या हो जाएगी? सम संख्या। जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 10 यानी जितनी भी संख्याएँ 2 से कट जाएँ वो हमारी क्या है? सम संख्या है। अगर वहीं पे पूछे विषम संख्या, तो हर वो संख्या जो 2 से न कटे, 2 से न कटे वही क्या होती है? विषम संख्या होती है। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 9 हो गया, यानी ऐसे करते हुए चला जाएगा। तो यानी ये क्या हो जाएगी? हमारी विषम संख्या। जो 2 से कटेगी वो सम संख्या, जो 2 से नहीं कटेगी वो क्या हो जाएगी? विषम संख्या। जो 2 से कट रही हो तो सम संख्या, लेकिन जो 2 से नहीं कट रही वो हमारी क्या हो जाएगी? विषम संख्या हो जाएगी। एक होता है सह अभाज्य संख्या, एक क्या होता है? सह अभाज्य संख्या। ऐसी 2 संख्या ले लीजिए जिसका म से निकालने पर 1 आए। कोई भी संख्या ले लीजिए और उनका म से निकालना स्टार्ट करेंगे और म से 1 आ रहा है, म से कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, तो उसी को हम क्या कहेंगे? सह अभाज्य संख्या। जैसे 7 और 12 का अगर म से निकाला जाए तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो जिसका भी म से निकालने पर 1 आएगा उसी को हम क्या कहेंगे? सह अभाज्य संख्या कहेंगे। आगे देखिएगा, आगे ये पूछा गया है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, जो अभी ऊपर हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अगर यहीं पे पूछा जाए सबसे छोटी पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या में हमने 0 को शामिल किया था, तो क्या बन गया था? वह पूर्ण संख्या बन गई। तो यानी 0 क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। वो सबसे बड़ी अनंत हो जाएगी, प्राकृतिक भी सबसे बड़ी क्या हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। अगर ये पूछे कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, सबसे छोटी अगर पूर्णांक संख्या बता ही नहीं पाएंगे, वो माइनस में अनंत जाएगी, माइनस में अनंत चली जाएगी। क्योंकि पूर्णांक संख्या के बारे में हमने पढ़ा था कि जीरो के, पूर्णांक संख्या वो होती है जो जीरो के साथ साथ, यानी जीरो तो रहेगा साथ में प्लस में भी चलेगी और माइनस में भी चलेगी। तो ये माइनस में चलेगी तो माइनस अनंत तक पहुंच जाएगी, और जब प्लस में चलेगी तो प्लस अनंत तक पहुंच जाएगी। और ये चीज़ एक नोट करना कि जो हमारा जीरो है, जो हमारा क्या है? जीरो है, न तो धनात्मक पूर्णांक है और न तो ऋण पूर्णांक है। पूछे कि जीरो कैसा पूर्णांक है? क्योंकि जीरो पूर्णांक में आया था, जीरो की इस साइड जो है धनात्मक संख्या बढ़ रही थी और इस साइड क्या बढ़ रही थी? ऋणात्मक, और बीच में कौन बच गया? जीरो। इसलिए जीरो को पूछा जाता है कि जीरो किसकी साइड जाएगा? धनात्मक पूर्णांक में जाएगा कि ऋणात्मक पूर्णांक में जाएगा? तो इस चीज़ को नोट करिए कि जीरो, जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक है, ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है, ना तो धन पूर्णांक है, ना तो ऋण पूर्णांक। इसी तरह एक को पूछा जाता है, एक क्या है? भाज्य की अभाज्य है। तो एक न तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, लेकिन एक एक विषम संख्या है। एक क्या है? एक विषम संख्या है। आगे देखिएगा, जैसे प्राकृतिक पूर्ण पूर्णांक सभी संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती हैं। जितनी भी प्राकृतिक संख्या होती हैं, जितनी भी पूर्ण संख्या होती है और जितनी भी पूर्णांक संख्याएं होती हैं, सभी की सभी क्या होती हैं? क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती हैं। सभी की सभी क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती हैं, क्योंकि इनको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। बटे के रूप में कैसे लिख सकते हैं? परिमेय संख्या हमने पढ़ा था कि जो p बटा q के रूप में लिखी जाएगी उसी को हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। तो जैसे प्राकृतिक संख्या आप बताइएगा, जैसे 2 क्या है? 2 एक प्राकृतिक संख्या है, लेकिन इसके बटे हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि फिर इसका जब 1 से भाग देंगे इसका मान फिर कितना आ जाएगा? 2। लेकिन यहाँ पे हमने 1 लिख दिया, यानी इसको किस रूप में लिख दिया? p बटा q के रूप में लिख दिया। और जैसे ही p बटा q के रूप में लिखेंगे वो क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। तो उसी चीज़ को कह रहा है कि जितनी भी प्राकृतिक संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो, सभी अपने आप में क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती है। क्यों होती है? क्योंकि सबको हम p बटा q यानी सबके बटे 1 लिख सकते हैं। 1 लिख सकते हैं मतलब वो p बटा q के रूप में हो जाएगी। आगे देखिएगा,
अभाज्य संख्याओं के बारे में कुछ चीज़ बताई गई है ना कि अभाज्य संख्या हम कैसे पहचानेंगे। तो एक चीज़ नोट करिएगा, अभाज्य संख्याएँ जितनी भी होंगी, अभाज्य संख्याएँ जितनी भी होंगी, अभाज्य संख्या वही थी ना कि जो सिर्फ़ 1 से कटे और स्वयं से कटे, उसी को क्या कहते हैं अभाज्य। अगर किसी अन्य से भी कटने लगे वो तो भाज्य हो जाएगी। लेकिन अभाज्य में हमने क्या पढ़ा था कि जो सिर्फ़ 1 से कटे और स्वयं से कटे, उसी को हम क्या कहते हैं अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन अब अभाज्य संख्या ज़्यादातर कहाँ पाई जाती हैं, किन संख्याओं के आसपास पाई जाती हैं, वही चीज़ इसमें बताया गया है। तो जो अभाज्य संख्याएं होती है ज़्यादातर 6 के गुणज के आसपास मिलती हैं। यानी जब 6 का टेबल आप पढ़ेंगे तो 6 का जितना भी टेबल होगा उसी के आसपास ये संख्याएं पाई जाती है। जैसे 6, 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24, इतना ही देख लीजिए। इतने में आप समझ जाएंगे कि अभाज्य संख्याएं इन्हीं के आसपास आती है। जैसे इसके आसपास देखिए 5 और 7, तो 5 भी अभाज्य संख्या और 7 भी क्या है अभाज्य संख्या। जैसे 12, 12 के आसपास जैसे 11 आ गया और इसके आसपास क्या आ गया 13, तो 11 भी अभाज्य और 13 भी अभाज्य। 18 के आसपास क्या हो गया, 18 के आसपास 17 हो गया और क्या हो गया 19 हो गया। 17 भी अभाज्य संख्या और 19 भी क्या है अभाज्य संख्या। जैसे 24, 24 के आसपास क्या आ गई जैसे 23, 23 भी क्या है एक अभाज्य संख्या। 25 मत लीजिएगा, 25 क्या है एक भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि वह 1 से भी कटती है, स्वयं से भी कटती है, 5 से भी कटती है और 25 25 से भी कट जाएगा ना, तो इसलिए वो तो भाज्य हो जाएगी। लेकिन ज़्यादातर संख्याएं अभाज्य संख्याएं किसके आसपास मिल रही हैं, जो 6 का जो टेबल है उसी के आसपास पाई जा रही है। 6, 12, 18, 24, तो यानी जितनी भी अभाज्य संख्या होती हैं वो 6 के टेबल के आसपास ही पाई जाती हैं। जैसे और पूछे 1 से 100 तक, अगर 1 से 100 तक गिनती लिख लिया जाए तो उसके बीच कितनी अभाज्य संख्याएं पाई जाती हैं। जैसे अभाज्य संख्याएं यही थी ना 5, 7 है ना, 11, 13, 19, 17, यानी जितनी भी अभाज्य संख्याएं, अगर इसी को कह रहा है 1 से हम 100 तक गिने तो ये इनकी टोटल संख्या कितनी होगी। तो ये 1 से लेकर 100 तक टोटल कितनी अभाज्य संख्या होती है 25 होती है। 1 से लेकर 100 तक टोटल कितनी अभाज्य संख्या होती है 25 होती है। लेकिन वहीं पे 1 से 50 तक पूछा जाए तो कितनी होती हैं 15 होती है। और 50 से 100 तक कितनी होती हैं 10 होती हैं। 50 से 100 तक कितनी होती हैं 10 होती हैं। टोटल 1 से 100 तक कितना हो जाता है 25 हो जाती है, क्योंकि 15 इधर मिल गए और 10 इधर मिल गई। 15 और 10 यानी 25, यानी 1 से 100 तक कितनी संख्याएं होती हैं अभाज्य 25 अभाज्य संख्याएं पाई जाती हैं। और इसका कुछ कोड भी होता है 44, 22, 32, 23, 61। इस कोड का मतलब समझिएगा, ये अभाज्य संख्याओं को पता करने का ही कोड है। जैसे लिखिएगा 44, 22, 23, सॉरी 32 है ना, 44 से 22 से फिर 32 से कितना है 32 से फिर कितना लिखिएगा 23 लिखिएगा और फिर लास्ट में कितना कर दीजिएगा 21। यह टोटल कोड है, इनको जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। 4 4 8 2 10 2 12 12 3 15 15 2 17 17 2 19 19 3 22 22 3 25, यानी ये टोटल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। जैसे ये 4 दिखा रहा है कि 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं 4 हैं। 4 कौन कौन सी देखिएगा, जैसे 2 है, 3 है, 5 है और कितनी है 7 है। यानी ये 1 से 10 और यह 10 से 20 और यह 20 से 30 और 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, यानी एक 10-10 के गैपिंग पे बता रहा है कि किसके बीच कितनी अभाज्य संख्याएं पाई जाएंगी। जैसे जो पहला 4 है यह 1 से 10 के बीच में बताएगा, यह जो दूसरा 4 है यह 10 से 20 के बीच में बताएगा। तो ये कोड याद कर लीजिएगा 44, 22, 32, 23 और 21। और इसको याद करना भी आसान है। जैसे 44 है, 44 का आधा कितना हो गया 22, फिर इसके बाद लिखिएगा 32 और 32 का उल्टा कितना हो गया 23 और लास्ट में कितना कर लेंगे 21। तो यानी टोटल अभाज्य संख्या जो होती है 100 तक होती है 25 होती हैं और किनके बीच कितनी होती हैं वो चीज़ भी हमने देख लिया। अब यहाँ पे देखिएगा आगे क्या पूछा गया है। जैसे सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, तो सबको पता है कितना होगी 2 होगी। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी पीछे पढ़कर आ रहे हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी वह भी 2 हो जाएगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 हो जाएगी और सबसे छोटी सम संख्या भी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। और देखिए एक के बारे में क्या बताया गया, एक न तो भाज्य और न ही अभाज्य। एक ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य, लेकिन एक एक विषम संख्या है। एक क्या है एक विषम संख्या तो है, लेकिन भाज्य अभाज्य में एक कुछ भी नहीं, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या स्टार्ट ही कहाँ से होती है 2 से स्टार्ट होती है। आगे देखिएगा
जैसे आरोही अवरोही है ना। आरोही किसे कहते हैं, यानी संख्याओं का बढ़ता हुआ क्रम। संख्याओं को अगर हम बढ़ते हुए क्रम में लिख रहे हो तो उसी को हम क्या कहते हैं, आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब पहले 1 लिखा जाएगा, फिर 2 लिखा जाएगा, फिर 3, फिर 4, यानी इसका क्रम बढ़ता रहेगा। अगर हम बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं तो इसी को हम क्या कहेंगे, आरोही क्रम कहेंगे। और अवरोही क्रम क्या होता है, अगर ये घटते हुए क्रम में लिख दें, इसी को हम क्या लिखें, पहले 5 लिखें, फिर 4 लिखें, फिर 3 लिखें, फिर 2, 1, यानी अगर घटता हुआ जा रहा है ना, अगर संख्याएं घटते हुए रूप में हम लिख दें तो उसको हम क्या कहते हैं, अवरोही। अगर बढ़ते क्रम में लिख दें तो उसको हम क्या कहते हैं, आरोही। एक होता है स्थानीय मान और एक क्या होता है, जाति मान। एक क्या होता है स्थानीय मान और एक क्या होता है जाति मान। जो स्थानीय मान है ये स्थान को दिखाती हैं। जो स्थानीय मान है किसको दिखाती हैं, स्थान को दिखाती है कि संख्या किस स्थान पे है। लेकिन जाति मान उस संख्या की जाति को दिखाती है। अगर 5 है तो 5 की जाति 5 होगी, अगर 4 है तो 4 की जाति 4 होगी, 3 है तो 3 की जाति 3 होगी। मतलब अगर जाति पूछे तो स्वयं संख्या को बताना है, जिस संख्या को पूछे वही उसका आंसर हो जाएगा जाति में। लेकिन स्थानीय मान पूछे तो उसके स्थान को देखना होगा कि वह किस स्थान पर है। जैसे यहाँ पे कुछ संख्या लिखी है, जैसे कितना लिखी है, देखिए 4532। जैसे कितना लिखा है 4532, और इसमें क्या पूछ दिया, 4 का जाति मान भी पूछ दिया और 4 का स्थानीय मान भी पूछ दिया। तो 4 का जाति मान कितना होगा, 4 ही होगा। लेकिन स्थानीय मान कितना हो जाएगा, कितने स्थान पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार के स्थान पे तो स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 4000। और ये बड़े आराम से लिख सकते हैं, जैसे 4 है तो हम 4 क्या करेंगे, लिख लेंगे। इसके बाद कितनी संख्याएं, 3 संख्याएं, तो 3 जीरो इसी के साथ बढ़ा देंगे तो ये क्या निकल जाएगा, स्थानीय मान निकल जाएगा। तो स्थानीय मान स्थान को दिखाता है और जाति मान जाति को दिखाता है। आगे देखिएगा, जैसे पूछा गया है पूर्ववर्ती संख्या क्या होता है, पूर्ववर्ती संख्या और एक क्या होती है, उत्तरवर्ती संख्या। एक क्या हो गया पूर्ववर्ती संख्या और एक क्या होगी उत्तरवर्ती संख्या। पूर्ववर्ती है ना, यानी जब भी पूर्व की बात पूछे, पूर्व जैसे जैसे होता है ना पूर्व प्रधान, यानी जो पहले के प्रधान थे पूर्व प्रधान, उसी तरह पूर्ववर्ती यानी जो पूर्व यानी जो पहले हो चुका है, पूर्व में होने वाले यानी जो चीज़ पहले की थी, पूर्व लगाएगा तभी पिछली संख्या बताना। इस चीज़ को याद रखिएगा, जब भी हमसे कहे पूर्व, पूर्व इसमें लगा हुआ है, पूर्ववर्ती यानी पिछली संख्या पूछ रहा है तो जिस भी संख्या के पूर्ववर्ती पूछे उसकी पिछले वाली संख्या को हम बता देंगे। जैसे यह 5 है, 5 के अगर पूर्ववर्ती पूछे तो हमें कितना बताना होगा, 4 बताना होगा। अगर 4 के भी पूर्ववर्ती पूछ दे तो हमें कितना बताना होगा, 3 बताना होगा। 3 के भी पूर्ववर्ती पूछ दे तो हमें कितना बताना होगा, 2 बताना होगा। लेकिन एक क्या होता है उत्तरवर्ती, एक क्या होता है उत्तरवर्ती। उत्तरवर्ती अब देखिए जब आगे की संख्या पूछे, जब भी आगे की संख्या पूछे तो उसे क्या कहते हैं, उत्तरवर्ती कहते हैं। उसी को अनुवर्ती भी कहते हैं और उसी को परवर्ती भी कहते हैं। यानी 3 चीज़ों से पूछ सकता है, अगली संख्या को अगर पूछना होगा तो वो 3 चीज़ कह सकता है। या तो आपसे क्या कहेगा, उत्तरवर्ती बताइए, अनुवर्ती बताइए, या तो कह देगा परवर्ती बताइए। अगर तीनों चीज़ में से कुछ भी कह रहा है मतलब हमको आगे वाली संख्या बतानी है। जैसे कह दे 5 का क्या बताइए उत्तरवर्ती, तब कितना बताना होगा 6। अगर कह दे 5 का अनुवर्ती बताइए तब भी कितना बताना होगा 6। कह दे 5 का परवर्ती बताइए तब भी कितना बताना होगा 6। बस एक ही कंडीशन में पिछली संख्या बतानी है, जब वो हमसे क्या कहे पूर्ववर्ती, पूर्व शब्द लगाओ तब पिछली संख्या, नहीं तो हर हाल में अगली संख्या उनको बता देंगे। तो ये पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती। उत्तरवर्ती को ही क्या क्या कहते हैं, अनुवर्ती भी आप कह सकते हैं और परवर्ती भी कह सकते हैं। देखिए योज्य प्रतिलोम, आगे देखिएगा, जैसे योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम, दो चीज़ यहाँ पे, योज्य प्रतिलोम और क्या होता है गुणात्मक प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम देखिएगा, जिनका मान 0 आ जाए, जिनका मान क्या आ जाए 0 आ जाए, उन्हीं को क्या कहते हैं योज्य प्रतिलोम। जैसे 4 लिखा है, क्या लिखा है 4 लिखा है, तो 4 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा -4, और घटाएंगे कितना आ जाएगा 0। अगर ये लिखा है -5 और पूछ दे इसका योज्य प्रतिलोम, तो हमें कितना लाना होगा +5, +5 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0। यानी चीज़ संख्या वही रखनी है। यहाँ पे देखिए प्लस में था तो हमने माइनस में लिख लिया, ये माइनस में तो हमने किस में ले लिया प्लस में। योज्य प्रतिलोम यानी जस्ट उसका उल्टा होना चाहिए, जो संख्या अगर प्लस में है उसी संख्या को लेंगे लेकिन माइनस में लेंगे, अगर प्लस में है तो माइनस में, अगर माइनस में है तो प्लस में करेंगे, क्योंकि तभी उनका अंतर या जोड़ करेंगे यानी जो कुछ भी करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। जैसे कहते हैं 9 का योज्य प्रतिलोम बताइए, तो 9 प्लस में तो -9 ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा 0 आ गया। मतलब 0 लाना है, तो वही क्या हो गया
अब हमसे पूछे कि -8 का योज्य प्रतिलोम बताइए, तो +8 इसका क्या हो जाएगा, +8 यानी इसका मान 0 आना चाहिए, वही योज्य प्रतिलोम होता है। जैसे हमसे कह दे 6 का योज्य प्रतिलोम बताइए, 6 का -6 बताएंगे, -5 का +5 बताएंगे, तो ये योज्य प्रतिलोम में होता है। लेकिन गुणात्मक प्रतिलोम में थोड़ा सा उल्टा होता है। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करेंगे, इनका मान 1 आना चाहिए। इनका मान कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। जैसे अगर 4 पूछे, अगर कहे 4 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, तो इसका हमें कितना बताना होगा, 1/4। कितना बताना होगा, 1/4। अगर 5 है तो इसका हमें कितना बताना होगा, 1/5। पूछे 6 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, तो हमें कितना बताना होगा, 1/6। यानी जिस संख्या को पूछे, जिस भी संख्या को पूछे उसी को हम बटे में करके दिखा देंगे। बटे में करने से होता क्या है कि उस संख्या का मान 1 आ जाता है। देखिए 4 से 4 कट गया 1, 5 से 5 कट गया 1, 6 से 6 कट गया 1। मतलब गुणात्मक प्रतिलोम में हमें 1 लाना होता है और योज्य प्रतिलोम में हमें 0 लाना होता है। योज्य प्रतिलोम में अगर 4 का पूछे तो -4, 5 का पूछे तो -5। लेकिन अगर इसमें गुणात्मक प्रतिलोम में 4 का पूछे तो इसी को बटे के रूप में दिखाते हैं। उम्मीद करते हैं कि समझ में ये चीज़ें आपको आ रही होंगी। आगे देखिएगा फिर वही चीज़ें गुणात्मक प्रतिलोम में भिन्न देखिएगा ना। गुणात्मक प्रतिलोम यहाँ फिर देख लीजिए, जिनका मान कितना आ जाए, 1 आ जाए। 4 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछे तो 1/4, क्योंकि 1/4 4 से कट कर कितना दे देगा, 1 दे देगा। भिन्न देखिए, जो भी चीज़ें अंश और हर के रूप में लिखी जाती, जो भी भिन्न अंश और हर के रूप में लिखी जाती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। भिन्न का तरीका यही होता है, जो अंश और हर के रूप में लिखी ही जाती हैं। लेकिन भिन्न भी 2 प्रकार की होती है। भिन्न भी क्या होती हैं, 2 प्रकार की होती है। एक उचित भिन्न होती है, एक अनुचित भिन्न होती है। भिन्न भी 2 प्रकार की होती है, एक अनुचित भिन्न हो गई और एक क्या हो गई, उचित भिन्न हो गई। ये वाली उचित भिन्न लिखा ना, एक इसको क्या कर लेना, उचित भिन्न। एक उचित भिन्न होता है और एक क्या होता है, अनुचित भिन्न, है ना। एक तो उचित और एक क्या हो गया, अनुचित। तो ऊपर पूछा अनुचित भिन्न, ये वाली क्या कह रहा है, अनुचित भिन्न। तो जिसका भी अंश बड़ा होगा, अगर हर से क्या होगा, अंश क्या होगा, बड़ा होगा, उसी को हम अनुचित भिन्न कहेंगे। जिसमें भी अंश जो होगा हर से क्या होगा, बड़ा होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, अनुचित भिन्न कहेंगे। और उचित भिन्न क्या होगी, जिसमें अंश जो है हर से छोटा होगा। जिसमें जो अंश क्या होगा, हर से छोटा होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, उचित भिन्न कहेंगे। अगर अंश बड़ा हो गया, अगर अंश बड़ा हो गया तो उसको तो अनुचित कहेंगे, लेकिन अंश छोटा हो गया तो उसी को हम क्या कहेंगे, उचित भिन्न कहेंगे। 2 भिन्न के प्रकार पूछे जाते हैं, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। और अंश और हर के रूप में लिखा तो उसी को हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। और यहाँ पर देखिए लिखा भी है आगे और चीज़ है ना। और जितने भी मिश्र भिन्न होती हैं, और जितनी भी मिश्र भिन्न होती हैं वो क्या होती हैं, अनुचित भिन्न ही होती हैं। जितनी भी मिश्र भिन्न होती हैं, भिन्न 3 प्रकार की हो गई ना, उचित, अनुचित और मिश्र। भिन्न 3 प्रकार की हो गई, उचित, अनुचित और मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न क्या होता है, जो सही बटे में लिख कर दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा ना 4 सही 5/3, तो 4 तो सही में, लेकिन 5/3 किसके रूप में, भिन्न के रूप। ये यानी मिश्रित किया गया, इसमें 2 चीज़ें प्लस है, 4 और प्लस में 5/3। तो ऐसी भिन्न मिश्र भिन्न कहलाती हैं। तो ये जो मिश्र भिन्न जितनी भी होती हैं ये अनुचित भिन्न होती हैं, क्योंकि जब इसको हम सही रूप में करेंगे तो 4 3 12 और 12 5 17, ये कितना आ जाएगा, 17/3। तो जितने भी मिश्र भिन्न होते हैं वो क्या होते हैं, अनुचित भिन्न होते हैं। अनुचित भिन्न क्यों होते हैं, क्योंकि इसका अंश हमेशा क्या हो जाता है, बड़ा ही होता है। इसका अंश क्या होता है, हर हाल में बड़ा ही आएगा। आगे देखिएगा लस और मस। आगे देखिएगा क्या कहा है, लस और मस। तो ल से क्या होती है, वह छोटी संख्या, वह छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से कट जाए। ल से क्या होती है, वह छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं से क्या करे, कट जाए। जैसे 4 व 6 का अगर ल से देखा जाए तो 4 और 6 का ल से कितना होगा, 12 होगा। कितना होगा, 12 होगा। 12 किससे कट गया, 6 से भी कट गया और किससे कट गया, 4 से कट गया। अब 12 और सबसे छोटी से छोटी संख्या, इससे छोटा कुछ नहीं है। 12 से बड़ा तो मिल जाएगा, 12 से बड़ा क्या मिल जाएगा, 24 भी मिल जाएगा। लेकिन बड़ा से बड़ा हमें नहीं देखना, हमें सिर्फ छोटा से छोटा देखना, क्यों, उससे छोटा कुछ हो ही नहीं। इससे छोटा अगर देखेंगे 8 देखेंगे, 8 4 से तो कट जाएगा लेकिन 6 से नहीं कटेगा। तो ल से तो वह होता है ना कि जो दी हुई संख्याओं से
कट जाए और सबसे छोटी है तो सबसे छोटी संख्या होती है, सबसे छोटी से छोटी संख्या होती है लस जो दी हुई संख्याओं से क्या होती है, कट जाती है। जैसे 4 और 6 का लस कितना हो जाएगा 12, 12 क्यों होगा क्योंकि 6 से भी कट जाएगा और किससे कट जाएगा 4 से भी कट जाएगा। लेकिन म से यहीं पे थोड़ा सा उल्टा होता है। म से में क्या होता है, यह वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है। यह क्या होती है, वह बड़ी से, जब भी हमसे छोटी से छोटी बात करे समझ जाना कि वो ल से की बात कर रहा है। जब भी छोटी से छोटी शब्द आए तो कन्फर्म में किसकी बात करेगा, ल से की बात करेगा। और जहाँ भी बड़ी से बड़ी बात आए, जहाँ भी बड़ी से बड़ी की बात आए वहाँ हमेशा क्या होगा, म स होगा। जो म स होती है वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को काट दे। जैसे इस बार उन्होंने फिर ले लिया 4 और 6 और इसका हमें म से बताना है। 4 और 6 का म से बताना तो क्या होगा 2। 2 अब ऐसी संख्या जो 4 को भी काट देगी और किसको काट देगी, 6 को भी काट देगी। और यह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, इससे बड़ा कुछ भी कोई संख्या ही नहीं मिलेगा जो 4 और 6 को काटे। इससे छोटा तो मिल जाएगा, छोटा इससे 1 मिल जाएगा, 1 4 को भी काट देगा, 6 को भी काट देगा। लेकिन हमें छोटा नहीं लेना, हमें क्या लेना, सबसे बड़ा से बड़ा लेना और उससे बड़ा कुछ भी ना हो। तो 2 क्या है, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है जो 4 और 6 को काटने वाली है। तो म से वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को काट देती है। और ल से क्या होती है, सबसे छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं से कट जाती है। यह संख्याओं को काटती है और यह संख्याओं से कटती है। और यह छोटी से छोटी होती है और यह क्या होती है, बड़ी से बड़ी होती है। अगर लसा हमें डायरेक्ट निकालना है, जैसे हमने कह दिया 4 6 और 12 का क्या करिए, 12 का और 18 का, चलिए किसका कह दें कि 18 का लसा निकालिए। 4 6 12 और 18 का क्या करिए, लसा निकालिए। तो एक तो तरीका हमारे पास ये है कि ऐसे करें और इसको 2 से काटे, फिर 3 से, यानी जिससे कटते जाए उससे काटते जाए। ये तरीका हम नहीं लगाएंगे। देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे क्या है 18। तो जो बड़ी वाली संख्या इसी को ल स मान लीजिए, जो बड़ी वाली संख्या इसी को क्या मान लीजिए, ल स। अब चेक करिए क्या 18 कट रहा है, 6 से तो कट रहा है लेकिन 4 से नहीं कट रहा है ना, तो 12 से कट। तो 18 का एक बार पहाड़ा पढ़ दीजिए, 18 दूना कितना होता है 36। अब 36 को चेक करिए किससे किससे कट रहा है, 12 से भी कट रहा है, 36 6 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है। तो जब ये तीनों से कटने लगे तो कन्फर्म है कि वही उस संख्या का क्या होगा, लसा होगा। अगर आप 4 और 6 12 18 का लसा निकालेंगे तो कितना आएगा, 36 आएगा। और इस तरीके से भी हम कितना निकाल देंगे, 36। अगर 36 अगर किसी भी एक संख्या से नहीं कटता तो एक बार 36 यानी 18 का एक बार और पहाड़ा पढ़ देते, 18 36 18 इस बार 54 कर लेते, फिर चेक करते, अगर कट जाता तो लसा होता, नहीं कटता तो एक बार और टेबल हम पढ़ लेते हैं, है ना। अगर यहीं पर मसा भी अगर पूछ दे कि मसा भी हम जल्दी कैसे निकाल सकते हैं, जैसे 4 है और क्या है 6 है और इनका मसा कितना आएगा, इनका मसा हमें पता है कितना 2 आएगा और इनका अंतर बस ले लीजिए कितना आएगा 2। अब बस जो अंतर निकालें उसी से चेक करिए क्या ये दोनों को काट रहा है, 2 देखिए 4 को भी काट रहा है और 6 को भी काट रहा है, तो कन्फर्म है यही क्या है इसका मस हो जाएगा। तो ये कुछ तरीका था ल से डायरेक्ट निकालने का और म से डायरेक्ट निकालने का। आगे देखिएगा क्या है मस। मस में ही एक भिन्नों का लस और भिन्नों का मस भी पूछा जाता है। जब भिन्नों का लस पूछेगा, जब हमसे क्या पूछे भिन्नों का लस पूछे, तो भिन्न इसी रूप में लिखी होगी 1/2, 1/2 लिख दिया, 3/4 लिख दिया, 5/3 लिख दिया। भिन्न इसी के रूप में लिखेगा। भिन्न होता ही है अंश और हर के रूप में लिखी जाती है। तो जब भी भिन्नों का लस निकालने के लिए जब लस आए तो ऊपर वाले का हम क्या कर देंगे, लस निकाल देंगे और नीचे वाले का क्या निकाल देंगे, मस निकाल देंगे। जब भी भिन्नों का लसक है तो ऊपर वाले का लस और नीचे वाले का मस, मतलब इनका लस और इनका क्या निकाल देंगे, मस। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर वहीं पे कह दे भिन्नों का मस निकालिए, अगर वहीं पे क्या कह दे भिन्नों का मस निकालिए, तो जब मस कहे तो ऊपर का इस बार क्या निकालेंगे, मस, और नीचे वाली संख्या का क्या निकालेंगे, लस। जैसे जो भी संख्या लिखी है तो ऊपर वाली संख्या का इस बार क्या निकालेंगे, मस, और नीचे वाली संख्या का क्या निकालेंगे, लस। जब भिन्नों का मस कहे तब। आगे देखिएगा भिन्नों में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी और सबसे छोटी भिन्न कौन सी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए भिन्नों का और सबसे छोटा और सबसे बड़ा हमसे पूछा जाए तो कुछ मत करिएगा। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर देखिएगा कितना लिखा हुआ है, 4/5, 3/2 और 4/3। कुछ मत करिएगा, सबके साथ एक एक जीरो बढ़ा दीजिए, सबके साथ क्या करिएगा एक एक जीरो बढ़ा दीजिए। ये एक तरीका है लगाने का इसको, या एक तरीका है इसको लगाने का। जैसे अब इसको काटेंगे तो 5 और 8 40 होगा, इसको 2 से काटेंगे तो कितना होगा
15 होगा। इसको 3 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 3 एकम 3 यानी 3 यानी लगभग 13 या 39 13 दशमलव कुछ जाएगा। तो अब देखिए सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा 15 है। तो अतः हम क्या कह सकते हैं, अगर सबसे बड़ा 15 आ गया मतलब ये जो बीच वाला है यही क्या है, हमारा सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। मतलब एक जीरो बढ़ाएंगे उसको काटेंगे, जो सबसे बड़ा है बड़ा, अगर यहीं पे सबसे छोटा पूछता तो 8 8 किसका मान आया था, तो यह वाला सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंश में हम क्या करेंगे, जीरो जीरो बढ़ा के हम भाग करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। एक दूसरा तरीका भी है, अंतर निकाल कर भी कर सकते थे, तिर्यक गुणा करके भी कर सकते थे। जैसे तिर्यक गुणा वाला भी देख लीजिए, अगर तिर्यक गुणा से हमसे पूछे कि सबसे बड़ी भिन्न बताइए, तिर्यक गुणा से पूछे कि सबसे बड़ी भिन्न बताइए, तो तिर्यक का मतलब ऐसे तिर्यक करना है, इनका तिर्यक गुणा करना है। तो 4 दूना, जब तिर्यक गुणा करेंगे तो 4 दूना कितना होगा 8 और 5 3 कितना आ गया 15। तो सबसे बड़ा कौन है, ये इसका मान है और ये इसका मान है। तो सबसे बड़ा 15 और हमको लेना क्या है, बड़ी भिन्न। तो अब इसको रखिए और इसको रखिए, इसको अब छोड़ दीजिए, इसका काम नहीं है। तो अब कितना है 3/2 है और कितना है 4/3। अब इनका एक बार और तिर्यक गुणा करिए, इनका एक बार और तिर्यक गुणा करेंगे तो ये 3 तिर्यक कितना बनेगा इस बार 9 और 2 चौके 8। तो सबसे बड़ा फिर क्या मिल गया 9, और यही सबसे बड़ा निकला भी था। यानी तिर्यक गुणा करके भी हम छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न निकाल सकते हैं। आगे देखिएगा, जैसे यहाँ पे स्थानीय मान, दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान पूछे तो हम कैसे निकालेंगे, है ना। संख्या अगर दशमलव में दी गई हो और उनका हमसे स्थानीय मान पूछे तो हम कैसे निकालेंगे। जैसे देखिए, अगर दशमलव के इधर वाले का पूछे, अगर दशमलव के इधर वाले का पूछे तो ये तो आसान है, अभी इसको हम लगा के आ रहे हैं, ये तो लग भी जाएगा। अगर दशमलव के इधर वाले का पूछे तो ये आसान होता है, इसको हम लगा सकते हैं। तो 5 का पूछा है तो 5 को लिखेंगे और जो संख्या है उतना जीरो बढ़ा देंगे, तो ये कितना आ गया 500 आ गया। लेकिन दशमलव के इधर वाले का अगर निकालना है स्थानीय मान, तो उसका कैसे निकालेंगे। 5 का निकालना है तो 5 रखिए, 5 का निकालना है तो 5 यहाँ पे रखेंगे, लेकिन ये चीज़ बटे में जाएगी, क्योंकि दशमलव की चीज़ बटे में जाती है। और बटे में कितना जाएगा, यहाँ पे कितनी संख्या है 3 संख्या है, तो 3 तो जीरो बढ़ा देंगे, यानी 5/1000 आ जाएगा। 3 जीरो क्यों बढ़ाया, क्योंकि 3 संख्या थी, दशमलव के बाद कितनी संख्या थी 3 संख्या, यानी 5/1000 हो जाएगा। अगर दशमलव के इधर वाले का निकालेंगे तो 5/1000 हो जाएगा। हम देखिए दशमलव से कुछ क्वेश्चन आते हैं, दशमलव में भी 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शांत दशमलव और अशांत दशमलव, है ना। शांत दशमलव वह होते हैं जो 1.2 3 4 कुछ जाके रुक जाते हैं, कुछ दूर जाकर क्या होते हैं रुक जाते हैं, यानी भाग पूरी पूरी कट जाती है। और एक भाग आपने दी होगी जिसमें 1.3 3 3 यानी एक संख्या आती ही चली जाती है, तो यानी वो शांत होने का नाम नहीं ले रहे। तो ऐसी जो भाग होती है, यानी ऐसे जो दशमलव होते हैं वो अशांत कहलाते हैं। जो शांत हो जाते हैं यानी कुछ दूर के जाने के बाद क्या होती है रुक जाती हैं, वो क्या होती है हमारी शांत होती है। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या अभी ऊपर हमने पढ़ा है कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या वो होती है जो p/q के रूप में लिखी जा सकती है। बस एक कंडीशन है कि जो q है, नीचे वाला जो q है इसके बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, इसके बराबर क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे 3/4, 3/4 हमारी क्या एक परिमेय संख्या है, लेकिन अगर 3/0 कर दें तो ये हमारी परिमेय संख्या नहीं है, इस चीज़ को नोट करिएगा। जैसे और देखिए, जैसे अगर पूछ दे √16, जैसे पूछ दे √16 क्या परिमेय संख्या है, √16 क्या परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि √16 को अगर बाहर निकालेंगे तो कितना बनेगा 4, और 4 के बटे हम 1 लिख सकते हैं, किसी भी संख्या के पावर बटे में 1 लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं आएगा। तो यानी 4/1 के रूप में लिख देते, तो p/q हो गया, p/q के रूप में जैसे ही लिखेंगे वो क्या हो जाएगी परिमेय संख्या हो जाएगी। एक चीज़ और देखिएगा, जैसे हमने कह दिया 0.333, हमने लिख दिया 0.3333, और आपसे अगर पूछ दें क्या एक परिमेय संख्या है, तो ज़्यादातर लोग बताएंगे कि यह परिमेय संख्या नहीं है। और हम कह रहे हैं कि ये परिमेय संख्या है। देखिए कैसे परिमेय संख्या, जैसे 0.333 और ये बार बार आ रहा है, तो बार बार आ रहा है तो बार बार जो संख्याएं आती हैं उसी के ऊपर हम क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं, उसी के ऊपर हम क्या लगा देते हैं, अब बार लगा देते हैं। और बार वाला क्वेश्चन जब भी हल किया होगा आपको पता होगा, जिन संख्याओं के ऊपर जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है उतना हम नीचे क्या करते हैं 9 बढ़ाते हैं। तो यह कितना आ जाएगा 3/9 आ जाएगा, क्योंकि जब बार हटाएंगे तो एक अंक पे था तो 1 तो 9 बढ़ जाएगा। तो ये फिर किस रूप में हो गया 3/9 के रूप में हो गया, यानी ये भी क्या होगी p/q के रूप में होगी। तो इसको हम क्या कह सकते हैं परिमेय संख्या हो गई। यहाँ पर उसी चीज़ को समझाया भी गया, परिमेय संख्या बार बार आती है, एक बार हटाएंगे तो 3/9 हो जाएगा, और 3/9 भी हमारा क्या हो जाएगी परिमेय संख्या हो जाएगी। आगे देखिएगा,
अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या वही होती है जो p बटा q के रूप में न लिखी जाए। अगर p बटा q के रूप में लिखी जा रही है तब तो वो परिमेय संख्या है, लेकिन अगर p बटा q के रूप में ना हो, अगर p बटा q के रूप में ना हो, मतलब √2 √3 ऐसे दिया हुआ है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। उसी को हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। यहाँ पर देखिएगा सहचर्य नियम, सहचर्य नियम किसे कहते हैं ना, सहचर्य नियम होता क्या है। जैसे संख्या ले लीजिए, संख्या कितना ले लीजिए, 5 4 और 3, कितना ले लीजिए, 5 4 और 3। इनको अगर आपस में जोड़ना है, इनको आपस में जोड़ना है, तो 4 और 3 को एक साथ जोड़ के 5 जोड़ दीजिए, तब भी उतना आएगा। अगर आप 4 5 को एक साथ जोड़ के 3 को बाद में जोड़ दीजिए, तब भी क्या होगा, वही आंसर आएगा। यानी सहचर्य नियम, यानी किसी भी दो को लेकर एक को हम जोड़ सकते हैं, तो ऐसा नियम जो होता है वो क्या होता है, सहचर्य नियम। एक अगला क्या होता है, वितरण नियम। एक आगे क्या होता है, वितरण नियम। वितरण नियम क्या होता है, देखिए, वितरण नियम, वितरण करना यानी बांटना। वितरण का अर्थ क्या होता है, बांटना। वितरण का मतलब ही क्या होता है, बांटना। जैसे संख्या है a गुणे b माइनस सी, a गुणे b माइनस सी। जब इसको बांटेंगे, जब जब इस कोष्टक को तोड़ेंगे, ये ऐसे लिखा है ना, a गुणे माइनस ए गुणे बी माइनस सी। जब अंदर गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए बी माइनस ए सी। जब कोष्टक तोड़ेंगे, ए से अंदर गुणा करेंगे तो ए बी माइनस ए सी, मतलब ये दोनों लोगों में क्या हो गया, बट गया। क्या हो गया, बट गया। अगर मान लीजिए इस रूप में भी लिखा तो इस सी का जब अंदर गुणा करेंगे तो ए सी मिलेगा और क्या मिलेगा, बी सी मिलेगा। यानी जब उसको बांटना, यानी इस नियम को हम क्या कहते हैं, वितरण नियम कहते हैं। यानी इस रूप में किसी चीज़ को तोड़ना, किसी चीज़ को बांटना, ये क्या कहलाता है, वितरण नियम कहलाता है। आगे ही देखिएगा, आगे दिया है इकाई अंक ज्ञात करना। आगे क्या दिया गया है, इकाई अंक ज्ञात करना। तो इकाई अंक आप कैसे ज्ञात करते हैं, इकाई अंक ज्ञात करने के लिए चीज़ नोट करिएगा। जो भी चीज़ पावर में लिखी होती है, जो भी चीज़ पावर में लिखी होती है, उसमें हमेशा किससे भाग लगाते हैं, 4 से ही भाग लगाते हैं। इकाई का अंक जब भी ज्ञात करना हो तो जो घात होती है, जो घात होती है, घात में हम कितने से भाग देते हैं, जो 4 से, है ना। हमेशा इसमें किससे भाग देते हैं, 4 से ही भाग देते हैं। और घात कितना हो, बड़ी हो, लास्ट के उसका 2 अंक लेंगे, लास्ट के उसका 2 अंक लेंगे और उसमें किससे भाग लगा देंगे, 4 से हम भाग लगा देंगे। और नोट करिएगा, अगर भाग देने पे जो शेषफल बचे, अगर एक शेषफल बच गया तो हम घात 1 मानेंगे, 2 शेषफल बच गया तो 2 मानेंगे, अगर 3 शेषफल बच गया तो 3 मानेंगे। अगर कहीं शेषफल बचा ही नहीं, 0 आ गया, तो उसको हम कितना मानते हैं, 4 मानते हैं। उसको हम कितना मानते हैं, 4 मानते हैं। और एक चीज़ नोट करिएगा, 5 6 1 और 0, 5 6 1 और 0 का इकाई अंक समान होता है। मतलब 5 का आप कितना हो बार गुणा करें, 5 ही आएगा। 6 का आप कितना हो बार गुणा करें, 6 ही आएगा। 1 का कितना हो बार गुणा करें, 1 ही आएगा। 0 का कितना हो बार करें, 0 ही आएगा। मतलब इन संख्याओं का इकाई अंक सेम होता है, यानी स्वयं की संख्या ही इकाई अंक हो जाएगी। और एक चीज़ नोट करिएगा, 5 के साथ अगर किसी भी सम संख्या का गुणा होगा, 5 के साथ किसी भी सम संख्या का गुणा होगा तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 5 दिया है और उसके साथ किसी भी सम संख्या का गुणा कर दिया है, किसी भी सम संख्या का गुणा कर दिया और उसका इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। जैसे यहाँ पे पूछ दिया कि 15 14 13 और 12 का इकाई अंक बताइए, तो इसमें देखिए 15 में 5 है, 15 में 5 है और 14 क्या, एक सम संख्या है। तो बिना गुणा किए हम डायरेक्ट सिर्फ इस 5 को और इस सम संख्या को देखकर बता देंगे कि इसका इकाई अंक कितना आएगा, 0 आएगा। आगे देखिएगा, दहाई अंक ज्ञात करना, दहाई अंक ज्ञात करना। तो दहाई अंक ज्ञात करना, उस बार तो क्या था, इकाई अंक ज्ञात करना, लेकिन इस बार किसको कह दिया, दहाई अंक। यानी जो दहाई के अंक पे जो दिया गया है, दहाई के अंक को ज्ञात करना है। तो इकाई का अंक था तो इकाई का एक हम देख रहे थे, लेकिन दहाई का है तो बस दहाई के दो अंक पकड़िएगा। इसमें 21 है और इसमें कितना है, 34 है। तो 21 और 34 का आपस में गुणा कर दीजिए। 21 और 34 का आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 614 आएगा। तो इकाई के स्थान पे 4 है और दहाई के स्थान पे 1 है, और हमको दहाई अंक ही बताना, तो दहाई अंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हमने किया कुछ नहीं, हमको दहाई तक चाहिए था, तो इसमें का 21 लिए और इसमें का कितना लिए, 34 लिए। दोनों का गुणा कर दिए, 6 से 14 आ गया। 4 को क्यों नहीं लेंगे, 4 एक इकाई अंक, हमको दहाई चाहिए, 1 वाला लेंगे तो दहाई अंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब इकाई अंक पूछे तो इकाई अंक भी निकाल लेंगे, अगर दहाई पूछे तो हम क्या कर देंगे, दहाई अंक भी
निकाल लेंगे। यहीं पर देखिएगा विभाज्यता के नियम, यहीं पर देखिएगा विभाज्यता के नियम, विभाज्यता के नियम जैसे एक से अगर पूछे एक से कौन सी संख्या कटेंगी, तो जितनी भी संख्याएं होती हैं आल टू आल जितनी भी संख्याएं होती हैं किससे कटती हैं, एक से कटती हैं। इसमें कुछ नहीं सोचना, लेकिन दो के लिए सोचना पड़ेगा ना कि दो से कौन सी संख्याएं कटती हैं। तो दो से कौन सी संख्याएं कटती हैं बताइएगा, दो से कौन सी संख्याएं कटती हैं, तो जिसके भी लास्ट में क्या हो सम अंक हो, जिसके भी लास्ट में क्या दिया हो सम संख्या दिया हो, यानी जिस संख्या को भी देखना अगर उसके लास्ट में क्या हो सम संख्या हो तो कन्फर्म वो किससे कटेगी, दो से कट जाएगी। किससे कट जाएगी, दो से कट जाएगी। अगर हमें तीन का विभाज्यता का नियम देखना है, जिन अंकों को काटना है तीन से, अगर उन अंकों का योग ही अगर तीन से कट जाए, जैसे 27 दिया है और 27 को अगर जोड़ेंगे 7 2 9, अगर 9 3 से कट रहा है, अगर 9 यानी इन संख्याओं का जो योग है 9 अगर 3 से कट रहा है तो ये पूरी की पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 3 से कट जाएगी। यानी 3 से कटने का नियम क्या है कि उनका योग किससे कटना चाहिए, 3 से कटना चाहिए। 4 से कटने का नियम क्या है कि कितना हो बड़ी संख्या हो, कितना हो बड़ी संख्या हो, तो उसका बस लास्ट का 2 अंक देखेंगे, उसके लास्ट का 2 अंक देखेंगे। अगर लास्ट का 2 अंक 4 से कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 4 से कट जाएगी। अगर 5 की विभाज्यता का नियम देखा जाए तो कितना हो बड़ी संख्या और लास्ट में अगर 0 आ गया और कितना आ गया लास्ट में 5 आ गया, तो पूरी की पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 5 से कट जाएगी। अगर वहीं पे 6 के नियम देखें तो 6 के नियम में देखिएगा जितनी भी संख्याएं 3 से कटें, जितनी भी संख्याएं 3 से कटें और उसके लास्ट में क्या हो सम संख्या हो, कोई भी संख्या हो उनके अंकों का योग कर लीजिएगा, क्या वो 3 से कट रहे हैं, क्योंकि अंकों का योग अगर 3 से कटेगा तो वो पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 3 से कट जाएगी। और साथ ही साथ ये चेक कर लीजिएगा क्या उसके लास्ट में सम संख्या है, अगर एक कंडीशन पाई जाती है तो वो किससे कट जाएगी, 6 से कट जाएगी। 8 की विभाज्यता का नियम देखिएगा, अगर कितना हो बड़ी संख्या लिखी हो, कितना हो बड़ी संख्या लिखी हो, अगर लास्ट के 3 अंक, लास्ट के 3 अंक यदि 8 से कट रहे, लास्ट के कितने अंक, 3 अंक। 4 में क्या था लास्ट के 2 अंक अगर कट रहे थे तो 4 से कट रही थी, लेकिन 8 में क्या लास्ट के 3 अंक, मतलब संख्या लिखी हुई है जैसे 5 6 7 8 9 10, कुछ भी लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, सिर्फ लास्ट के 3 अंक को देखना है। अगर ये 8 से कट जाए तो पूरी की पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 8 से कट जाएगी। अगर लास्ट के सिर्फ 2 अंक 4 से कट रहे हैं तो पूरी की पूरी संख्या किससे कटेगी, 4 से कट जाएगी। यानी 4 के लिए सिर्फ 2 अंक देखना है लास्ट के, लेकिन 8 के लिए लास्ट के 3 अंक को देखना है। आगे देखिएगा, जैसे पूछे कि 9 से कौन सी संख्या कटेगी, तो जो संख्या दी हुई है उनके अंकों का आप योग कर लीजिएगा। अगर अंकों का योग ही 9 से कट जाए, उनके अंकों का योग किससे कट जाए, जैसे फिर ले लीजिएगा जैसे 27 है, 27 का योग यानी 7 2 का योग करिएगा 9, और 9 किससे कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, तो कन्फर्म है इनका जो ये संख्या ये भी किससे कट जाएगी, 9 से पूरी तरह कट जाएगी। तो एक ही चीज़ नोट करिएगा, संख्या कुछ भी है उनके अंकों का योग करिएगा और 9 से काटिएगा। अगर अंकों का योग 9 से कट गया तो पूरी की पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 9 से कट जाएगी। 10 का तो सिंपल है, जिसके लास्ट में 0 होगा वो किससे कटेगा, 10 से कट जाएगा। 11 का देखिएगा, 11 का थोड़ा सा मेन है ना, 11 से कौन सी संख्या कटेगी, तो कुछ भी संख्या लिखी हो, जैसे 121 लिखा हो, कितना लिखा हो 121 लिखा हो, 121 मान लीजिए, और इसको बढ़ा देते हैं ना, मान इतना बड़ा लिखा है, तो इसके सम यानी इसका जोड़ और इसका जोड़ एक साथ करेंगे, और जो छूट रहा है इनका और इनका एक साथ करेंगे, तो इनके योग से और इनके योग को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। अगर घटाने पर 0 आ गया या 11 आ गया या 22 आ गया या 33 आ गया, मतलब 11 से कटने वाली कोई संख्या घटाने पर आ गई, या तो कितना आ गया, 0 आ गया, तो वही संख्या हमारी किससे कटती है, 11 से कट जाती है। जैसे 121, इन दोनों को एक साथ जोड़ेंगे और इसके साथ तो कुछ जोड़ने लायक है नहीं तो जोड़ेंगे नहीं, तो इनको इनको एक साथ जोड़ेंगे तो कितना होगा, एक एक जोड़ेंगे तो 2, और इस 2 को इसमें से घटाएंगे तो कितना आ गया, 0। तो कन्फर्म है 121 किससे कट जाएगा, 11 से कट जाएगा। अगर घटाने पे यहीं पे 11 22 कुछ भी आता तब भी किससे कटता है, 11 से कटता। लेकिन इसके सिवा कोई दूसरी संख्या आ जाए 3 4 5 यानी कोई संख्या दूसरी आ जाए तो वह संख्या 11 से नहीं कटेगी। तो वही चीज़ है सम और विषम, सम और विषम का अंतर करेंगे, अगर 0 या 11 या 22 33 कुछ भी आ गया तो 11 से कटेगी, नहीं तो 11 से नहीं कटेगी। आगे देखिएगा, एक भाग है ना, इस भाग को देने की कोशिश करिएगा, क्या इस भाग को आप दे पा रहे हैं। यहीं पर देखिएगा बॉडमॉस का नियम, बॉडमॉस का
नियम, बॉडमास का नियम क्या होता है ना, बॉडमास का नियम यानी सबसे पहले क्या करते हैं, भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर प्लस करते हैं, फिर माइनस करते हैं। अगर कोष्टक भी लगा है तो पहले किसको तोड़ते हैं, कोष्टक तोड़ते हैं, और कोष्टक से भी पहले अगर बार लगा है तो किसको तोड़ेंगे, बार को तोड़ते हैं। ये बॉडमास का नियम होता है। किसका नियम होता है, बॉडमास का नियम होता है। पहले बार को तोड़ते हैं, फिर कोष्टक को तोड़ते हैं, फिर भाग, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर और माइनस को हम तोड़ देते हैं। और कोष्टक में भी पहले किस कोष्टक को तोड़ते हैं, पहले वही रेखा यानी बार हो गया, फिर छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। जब कोष्टक टूट जाता है तब हम किसको, भाग को, फिर गुणा को, फिर प्लस को, फिर माइनस को करते हैं। बॉडमास का क्या होता है, नियम होता है। आगे देखिएगा, जैसे कितना हो बड़ी संख्या, यहाँ पे देखिए गुणा किया गया है। जैसे कितना हो बड़ी संख्या हो, अगर उसका आपस में गुणा करें, जैसे 554 है, यहाँ पे 554 है, और यहाँ पर 332 से और 222 से हमने क्या किया है, गुणा किया। और वहीं पे अगर ध्यान से देखिए तो इसी बीच में एक क्या है, जीरो भी आ गया। इसी बीच में क्या है, एक गुणे जीरो भी है। तो पूरी संख्या कितना हो बड़ी हो, सबका मान कितना आ जाएगा, जीरो। सिर्फ एक जीरो मात्र के गुणा होने से कितना हो बड़ी संख्या होगी, क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और यहीं पे देखिए एक के बारे में कुछ बताया गया है, एक के पावर कितना हो भी, एक हो, गुणे में एक के पावर 3, एक के पावर 26, एक के पावर 2, यानी एक के पावर कुछ भी हो उसका मान हमेशा कितना रहता है, एक ही होता है। गुणा कितना हो बड़ा हो, अगर जीरो का गुणा हो गया तो टोटल संख्या क्या हो जाती है, जीरो। एक के पावर कुछ भी हो उसका मान क्या होता है, एक होता है। एक देखिए यहीं पे एक गुणज होता है और एक क्या होता है, गुणन खंड होता है। जो गुणज होते हैं अनंत होते हैं, अपरिमित होते हैं, असीमित होते हैं। मतलब अब किसी संख्या का गुणज बता ही नहीं सकते कि कितना गुणज होता है। गुणज यानी अनंत तक जाते हैं, जो गुणज होते हैं वो अनंत तक जाते हैं। जैसे 5 के जो गुणज पूछे तो जो 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30, यानी अब टेबल पढ़ते जाइए, जितना 5 से कटने वाली संख्याएं आएंगी वो सभी क्या कहलाएंगे, 5 के गुणज कहलाएंगे। लेकिन गुणनखंड जो होते हैं वो सीमित होते हैं। गुणनखंड क्या होते हैं, वो सीमित होते हैं। गुणज जो होते हैं वो तो अनंत हो गए, वो तो क्या हो गए, 5 से कटने वाली संख्या आप लेते जाइए वो क्या हो गए, अनंत हो गए। गुणज क्या हो गए, अनंत हो गए। लेकिन गुणनखंड क्या हो गए, ये सीमित होते हैं। जैसे हमने कह दिया 6 का गुणनखंड बताइए, 6 का क्या बताइए, गुणनखंड बताइए। तो 6 का गुणनखंड 6 होगा, 3 होगा, 2 होगा और 1 होगा, और कोई गुणनखंड नहीं होगा इसका। तो यानी ये सीमित है, यानी 4 संख्याएं हैं इसकी गुणनखंड, यानी 6, 3, 2 और 1। यानी गुणनखंड क्या होते हैं, सीमित होते हैं। गुणनखंड क्या होते हैं, सीमित होते हैं। लेकिन गुणज क्या होते हैं, असीमित होते हैं। आगे देखिएगा क्या कहा गया है, यहाँ पर कुल गुणनखंड है, यहाँ पे विषम अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पर 1 से है ना, 1 से लेकर 170 तक, 1 से लेकर 170 तक कुल कितने गुणज हैं। अगर पूछे कि 1 से लेकर 170 तक कुल कितने गुणज हैं, 1 से लेकर बताना और 170 तक बताना है। तो कुछ मत करिएगा, 5 के गुणज पूछा है, 1 से 70 तक किसका गुणज पूछा है, 5 का गुणज पूछा है। तो जहाँ तक पूछा है 170 तक पूछा है ना, उसी 170 में 5 से भाग लगा दीजिए, उसी 170 में 5 से भाग लगा दीजिए। तो कितना आ गया, 34। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 34। यानी 1 से लेकर 170 तक कुल कितने गुणज थे, 5 के 34 गुणज थे। 20 व 26 का शतांश पूछे तो 26 का तो 26 ही रहेगा, लेकिन 26 का शतांश क्या होता है, शतांश मतलब 100वां भाग। किसी भी संख्या का शतांश बोल रहा है मतलब उसका 100वां भाग, यानी 26 में 100 से भाग दे देंगे, यानी 26/100 कर देंगे तो 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। यानी इसको हम कितना लिख सकते हैं, 26.26 हम इसे पूरा लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ फार्मूले हैं, ए स्क्वायर के जो फार्मूले होते हैं यहाँ पर आप देख लीजिएगा ना, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ना, इस फार्मूले को आप पूरा देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।